हाय, नमस्ते। मैं हूँ पंकज। आप में से बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज, इन दोनों ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। आप ये जानते हैं कि कितनी बड़ी मूवीज़ हैं, कितना कमा चुकी हैं, कितनी सफल हैं, सब कुछ जानते हैं आप। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कितने तरह के लोग इन मूवीज़ के बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं और रिएक्ट करते आए हैं? मैं आपको बताता हूँ, 15 तरह के लोग हैं बेसिकली। मेरी स्टडी कहती है कि इन 15 कैटेगरीज़ में पहले हैं सामान्य दर्शक, जो बहुत गहराई से ना सोचते हैं, ना मूवीज़ में गहराई की अपेक्षा रखते हैं। तो मूवी का जो थीम है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। ये सामान्य एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं और खुश हैं ऐसे ही देखने के बाद। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं या देशभक्त हैं और भारत के बारे में सोचते हैं दिन-रात। भारत के लिए अच्छा ही सोचते हैं और करते भी आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें सब तरह के लोग हैं। तो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो डेफ़िनेटली बहुत खुश हैं और उसी तरह के अच्छे ओपिनियंस दे रहे हैं मूवीज़ के बारे में, क्योंकि मूवी कहीं न कहीं राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करती हैं, दोनों। अब इसमें तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो भारत के और राष्ट्रवादियों के मित्र हैं या शुभचिंतक हैं, अलग-अलग कैटेगरी के देश-विदेश वाले सब। और चौथी कैटेगरी में आते हैं हिंदू या सनातनी। तो निश्चित रूप से मूवी हिंदुओं को जगाने का प्रयास करती है, चैलेंज करते हुए जगाती है। आतंकवादी जब एक बार बोलता है हाइजैक्ड एयरक्राफ्ट में कि हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, तो कहीं न कहीं अच्छे जो हिंदू हैं, उनका खून खौलता है, वो सोचने में मजबूर होते हैं। फिर दूसरी मूवी में उन्हें राहत मिलती है जब उसी आतंकवादी को सबक सिखाया जाता है और बदला पूरा किया जाता है। तो उसने चैलेंज किया था कि पड़ोस में ही रहते हैं, गूदे भर का ज़ोर लगा लो, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। तो अगली मूवी में सेकंड पार्ट में बिगाड़ा गया, उसका भी और देश के दुश्मनों का भी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हिंदुओं के लिए संदेश है मूवी में, तो ऐसे लोग बहुत प्रसन्न हैं, अच्छा ओपिनियन दे रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं। तो इसके अलावा हिंदुओं के सनातनियों के मित्र और शुभचिंतक हैं बहुत से लोग अलग-अलग धर्मों में, वर्गों में। इसमें सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, कुछ मुसलमान, इस तरह के सब तरह के लोग हैं। है ना? और इसके बाद अगली कैटेगरी आती है, जो वो लोग हैं जो बदल चुके हैं इन मूवीज़ को देखने के बाद। कहीं न कहीं कुछ लोगों पे असर हुआ है और हृदय परिवर्तन हो गया है इन लोगों का, हार्ट चेंज ऑफ हार्ट जो बोलते हैं। तो निश्चित रूप से मूवीज़ का असर होता है और जो इसमें कर्तव्य और देश प्रेम के बारे में जो बातें हैं और योगदान के बारे में देश के लिए और बलिदान के बारे में जो बातें हैं, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, तो हृदय परिवर्तन वाले लोग हैं। 7वीं कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पीड़ित हैं किसी न किसी तरह से आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों से। तो ये पीड़ित लोग सब तरह के हैं। भारत और भारत की आत्मा पहले से कितनी छलनी है आप जानते हैं। अब इनसे निश्चित रूप से जो मूवी में जो अच्छा होते हुए या बदला लेते हुए दिखाया गया है, गलत लोगों से बदला लेते हुए दिखाया गया है, तो जो आतंकवाद से वास्तव में पीड़ित लोग हैं, वो अच्छा ओपिनियन दे रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। वो तो इनमें क्या है, कश्मीरी पंडित भी आते हैं। तो आप जानते हैं किस तरह से उनको कश्मीर की वादी से भगाया गया था। तो इस तरह की ये एक बहुत पीड़ित और दुखी कम्युनिटी है। तो इसके एक सदस्य हैं डायरेक्टर आदित्य धर भी। तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर मूवी लिखी और बनाई है। तो ये पीड़ित वर्ग की का वो कैटेगरी है। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है गिरगिट वर्ग की, या जो रंग बदल चुके हैं। ये लोग अपने सर्वाइवल या इमेज को साफ़ करने के लिए या अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए या अपने आप को ठीक-ठाक दिखाने के लिए रंग बदल रहे हैं। अच्छा ओपिनियन दे रहे हैं ऊपर-ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। और अगली इसके बाद अगली कैटेगरी यानी 9वीं कैटेगरी आती है देश विरोधी ताकतों की, जिसमें टुकड़े-टुकड़े गैंग भी है। ये अनावश्यक रूप से देश में उल्टी-सीधी बातें करते हैं, अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। उल्टा ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। कहीं न कहीं अनावश्यक रूप से प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करते हैं, जगाते हैं, बना लेते हैं प्रॉब्लम्स को और देश को विकास नहीं करने देते हैं। या विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। ये बेसिकली टुकड़े-टुकड़े गैंग है। गलत तरह के लोग हैं, बचिए इनसे। और इसके बाद 10वीं कैटेगरी आती है लेफ्ट लिबरल्स की या लिब्रांडुओं की।
ये वो लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो गलत-सलत सोचते हैं, करते हैं, इनका समाज और देश से कोई लेना-देना होता नहीं है। और ये बेसिकली जो मार्क्सिस्ट और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उससे प्रभावित लोग होते हैं। लिखते भी वैसे ही हैं, करते भी वैसे ही हैं और लोगों को मिसगाइड करते आए हैं। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी फर्जी बुद्धिजीवियों की। ये बहुत डेंजरस कैटेगरी है। ये आप में आपके आस-पास होंगे, आपके घर में हो सकते हैं, आपके मित्रों में हो सकते हैं या आपके सर्कल में हो सकते हैं। ये जो फर्जी बुद्धिजीवी हैं, ये अपने आप को पढ़ा-लिखा या इंटेलेक्चुअल बताते हैं। कुछ के पास डिग्री होती है, कुछ के पास नहीं होती है डिग्री। कुछ ऐसे होते हैं जो यूट्यूबर बन जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टर आदित्य धर को चाटुकार या महाचाटुकार बोलते हैं। ये इस तरह के फर्जी बुद्धिजीवी लोग हैं। ये अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, दूसरों के ओपिनियन का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अनावश्यक रूप से सरकार पे अटैक करते हैं, उसके मुखिया पर अटैक करते हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं होता, फिर भी उल्टी-सीधी बातें करते हैं, अच्छे लोगों को चुप कराने का प्रयास करते हैं, उन्हें गलत-सलत बोलते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको इन लोगों को पहचानना होगा, बुद्धिजीवियों को, और करारा जवाब देना होगा हमेशा। जहाँ अवसर मिले इन्हें धो डालिए, या तो इग्नोर कीजिए या धो डालिए। तो इसके बाद अगली कैटेगरी आती है हमारी जो सेकुलर्स, लिबरल्स और जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। बेसिकली ये तीनों का कॉम्बिनेशन होते हैं ये लोग। धर्मनिरपेक्ष होते हैं, लिबरल होते हैं, खुले विचारों वाले, और तीसरी बात, ये स्वार्थी होते हैं या मौकापरस्त होते हैं। इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल तरह के लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल किस्म के लोग होते हैं अक्सर। आपके आस-पास भी होंगे इस तरह के लोग। नेता, अभिनेता, ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, जजेस एटसेट्रा। अलग-अलग तरह के लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, बदमाश मेंटालिटी के। तो ये जो नेक्सस वाले लोग होते हैं, ये सिर्फ़ अपना फ़ायदा ढूँढते हैं हर चीज़ में। इनको देश और समाज से कोई लेना-देना नहीं होता है। सुरक्षा के तंत्र से कोई मतलब नहीं होता है, देश की सुरक्षा से भी मतलब नहीं होता है। आपको ज्ञान ही बाँटते रहेंगे ये, उल्टा-सीधा, है ना? तो इस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये लोग एक्सपोज़ हो गए हैं। मूवी बहुत अच्छी तरह से बताती हैं दोनों, कि किस तरह से लोग करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए सब कुछ। और बेसिकली क्या, मूवीज़ जो दोनों हैं, उन्होंने हिट का स्प्रे किया है देश में। तो देश में भी और विदेश में भी, और पाकिस्तान को एक्सपोज़ करना था, लेकिन पाकिस्तान प्रेमी भारत के एक्सपोज़ हो गए हैं। तो इस तरह के लोग हैं ये। तो ये बेसिकली क्या है ना, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह के लोग हैं ये वाली कैटेगरी है ये 12 नंबर की। इस कैटेगरी में सबसे ऊपर नाम आता है पॉलिटिशियंस का। जब आप मौकापरस्त लोगों की बात करते हैं, जब आप स्वार्थी लोगों की बात करते हैं या करप्ट लोगों की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर नाम आता है पॉलिटिशियंस का। कहते हैं कि जो बुराई या गंदगी है, वो ऊपर से धीरे-धीरे बढ़ती है, बह के नीचे पहुँचती है। जैसे अच्छाई ऊपर से नीचे पहुँचती है, वैसे बुराई भी ऊपर से नीचे पहुँचती है। तो वही काम हमारे देश में होता रहा है। तो पॉलिटिशियंस ने ना सिर्फ़ करप्शन में एक बड़ा उदाहरण पेश किया है, बल्कि बहुत से जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, या भारत को नुकसान करने वाली एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनमें भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं सभी पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बड़ा वर्ग रहा है, पास्ट में भी और प्रेज़ेंट में भी। अ, अलग-अलग पार्टियों के नेता, अलग-अलग तरह के लोग जो रहे हैं नेतृत्व की क्षमता के साथ, वो उन्होंने बहुत गलत किया है देश के साथ और नुकसान पहुँचाया है। कई बार देशद्रोह भी किया है। पॉलिटिशियंस का रोल डिटेल में तो आप बाद में रिसर्च करके समझ ही सकते हैं, पर मैं एविडेंसेस के आधार पर और ऑथेंटिक डेटा के आधार पर और प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ रिपोर्ट्स के आधार पर आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। ऐसे-ऐसे पॉलिटिशियंस और बड़े पद के लोग हुए हैं, जिन्होंने एक्टिवली हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, स्पाइज़ हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, दुश्मन देशों को, उनकी सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों को। तो उसके बाद हमारे जो एजेंट्स हैं पकड़े गए, बुरी तरह से टॉर्चर हुए ब्रूटली, और उसके बाद वो वहीं तड़पते हुए मर गए, अपने घर नहीं लौट पाए। ऐसा भी हुआ है हमारे लोगों के साथ, और ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है।
आप ही बताइए। ऐसे-ऐसे पॉलिटिशियंस भी हुए हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स बनाई गई हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के द्वारा उन्हें बंद करवा दिया है अनटाइमली, प्रीमैच्योर वे में या बिना सोचे-समझे या अपनी सनक के कारण। तो यूनिट्स बंद करने का ये हो जाता है कि जो पूरा जो सिस्टम है हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, जो एक्सटर्नल हमारे जो जासूस काम कर रहे हैं उनके साथ। तो हमारे जो लोग या जासूस काम कर रहे हैं बाहर जो वाक़ई हमारे धुरंधर हैं, वो विदाउट सपोर्ट हो जाते हैं। ऑन देयर ओन वीक हो जाते हैं वो। तो उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है, एक्चुअली हुआ है बड़ी संख्या में हमारे जासूसों के साथ कि वो बेचारे सपोर्ट नहीं मिलने से पकड़े गए हैं और टॉर्चर होके बाद में मारे गए हैं या बुरी हालत में भारत को लौटाए गए हैं। एक तो हमारे जासूस ऐसे आए थे जिनका बेचारे का हाथ ही खत्म हो गया था एक तरफ का। तो ऐसी-ऐसी कंडीशन में हमारे लोग आए हैं। कई बार इंटेलिजेंस फेलियर इन पॉलिटिशियंस की वजह से ही हुआ है। अ, कारगिल भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, कारगिल युद्ध जो हुआ था। और इसके अतिरिक्त कई बार आप देखिए पॉलिटिशियंस का ऐसा गंदा रोल रहा है हमारे देश में, फर्जी एफिडेविट्स दिए हैं इन्होंने हाई कोर्ट्स में या अन्य कोर्ट्स में कि जिनसे पता चलता है कि जो एक पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप है वो इन्वॉल्व था ही नहीं। तो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। गुजरात का एक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ केंद्र सरकार के एक एफ़िडेविट से पता चला था कि जो आतंकवादी ग्रुप है उसका कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि यू एक एक तरह का यू टर्न था ये। आपको समझ में आ रहा होगा कौन से केस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा इन्होंने कई 1-2 एनकाउंटर्स हुए हैं, क्लियरली पता चल रहा था कि टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, पर इन पॉलिटिशियंस ने सिर्फ़ पॉलिटिकल राइवलरी और अपने निजी स्वार्थ के कारण इन एनकाउंटर्स को फेक बताया, ऐसा भी हुआ है। 26/11 एक बहुत क्लासिक एग्ज़ाम्पल है हमारे इंटेलिजेंस फेलियर का। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था एग्ज़ैक्टली ये इंटेलिजेंस के मामले में तो सक्सेस था ये, पर ऑपरेशनल फेलियर था बेसिकली। आपको अगर पता नहीं हो तो आपको अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। ऑपरेशनल फेलियर था और उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे पॉलिटिशियंस, जो केंद्र में सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट और उन्हीं के सहयोगी जो राज्य सरकार में थे। वो उन्होंने बिगाड़ा था इस मैटर को। 2 ढाई महीने से इंटेलिजेंस के इनपुट्स मिल रहे थे कि समुद्र से आतंकवादी आ सकते हैं। मुंबई टारगेट है। इवन ताज होटल भी टारगेट हो सकता है। इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे, पर कोई तैयारी नहीं थी, कोई भी पुलिस थाना तैयार नहीं था, इन्होंने कोई भी हथियार वगैरह प्रोवाइड नहीं किए थे, कोई ट्रेनिंग नहीं थी छोटे लेवल के कांस्टेबल्स इत्यादि को। तो फाइनली AK-47 का सामना छोटी-छोटी राइफ़लों से, तमंचों से या डंडों से किया था हमारे जो पुलिस वाले हैं मुंबई के उन्होंने। तो इस तरह की गड़बड़ की थी। उसके बाद जब हमला चल रहा था तो एनएसजी कमांडोज़ को आने में 10 घंटे से अधिक की देर हो गई थी। ये वीकनेस थी उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो यूपीए सरकार थी। गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, पूरा जो कैबिनेट था वो रिस्पॉन्सिबल था, प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल थे। तो आपने उनको अकाउंटेबल ठहराया, नहीं ठहराया? ये आप ही बताइए। इसके अतिरिक्त इन्होंने आप देखिए फेक करेंसी में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जो डीमोनेटाइज़ेशन हुआ था, नोटबंदी, उसका एक बड़ा कारण था कि फेक करेंसी भारत में आ रही थी। तो इसमें मूवी में बिल्कुल सही दिखाया है कि फेक करेंसी को भारत में लाने में और फैलाने में कुछ बहुत बड़े लेवल के मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस का रोल था। साथ-साथ में कुछ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का रोल था। जो माफिया के साथ और टेररिस्ट के साथ मिले हुए थे। क्लियरली है, ये सारे इनके एविडेंसेस भी हैं हमारे पास। तो फेक करेंसी में इनका रोल था। तो आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह के लोगों से आप डील करते आए हैं, कैसे लोगों को आप वोट देते आए हैं, है ना? और नहीं देते आए हैं तो आपने समझदारी का काम किया है। आपको अपना निर्णय लेना है और आप देश के हिसाब से सोचिए, जिस देश का खाते हैं उसे आप धोखा नहीं दे सकते। मेन बात ये है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी लेवल का हो, वो धोखा नहीं दे सकता देश को। तो पॉलिटिशियंस के बारे में बात करना आवश्यक था। इसके अलावा आपने एक देखा है कि जो एक्टिवली क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस, जैसे अतीक अहमद का नाम आता है, जो मूवी में दिखाया है, बिल्कुल सही दिखाया है। अतीक अहमद उस समय इन्वॉल्व था कुछ पॉलिटिशियंस के साथ, बहुत बड़ी मात्रा में वो चंदा भी देता था, पॉलिटिकल चंदा जो होता है। और उसके अतिरिक्त वो उसने एमपी, एमएलए इत्यादि का भी सुख भोगा। सोचिए, एक बड़े माफिया डॉन को इस तरह का अवसर कैसे दिया जा सकता है? तो आपको समझना होगा इस चीज़ को।
कि अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल्स हुए हैं जिनके साथ पॉलिटिशियंस का नेक्सस रहा है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पॉलिटिशियंस बेहद खतरनाक ब्रीड है और इनके अतिरिक्त क्या है कि ये मैं पावर की बात कर रहा था। इनके अतिरिक्त इस 12 नंबर की कैटेगरी में जिसमें स्वार्थी लोग हैं, एक मीडिया के लोग भी आते हैं। ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये पत्तलकार हैं। ये पत्तल में जो भी इनको परोस दिया जाए वो खाने-पीने और चाटने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें एक वर्ग है मीडिया का, वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं या आज भी हैं, वैसे पत्रकारों में भी कुछ अच्छे होते हैं और आज भी हैं। बुरे पत्रकार हुए हैं जो देश को जातिवाद में बाँटते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं या उनके आगे उनके बारे में अमन की आशा इत्यादि की फालतू बातें करते हैं, क्रिकेट खेलने की वकालत करते हैं, इस तरह के पत्रकार भी हुए हैं। तो पत्रकारों से भी बचिए, ये एक वर्ग ऐसा है जो इन्फ्लुएंशियल होता है, भले ही वो पावर में नहीं होता है पर इन्फ्लुएंशियल होता है। तो ये पत्रकारों की कैटेगरी है। तो ये जो 12 नंबर की कैटेगरी जो स्वार्थी लोगों की है, इसमें आपको समझना होगा कि ये ऐसे लोग हैं जो बेसिकली स्यूडो सेक्युलर हैं, ओवर स्मार्ट हैं, पावर तक इनकी एक्सेस है, यानी पहुँच है और ये कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कहीं न कहीं नोट बना रहे हैं, कहीं न कहीं अपने आप को एनरिच कर रहे हैं। तो ये 12 नंबर की कैटेगरी के बारे में आप थोड़ा सोचिए। इन बेसिकली क्या हुआ है कि मूवीज़ जो ये दोनों हैं, इन्होंने नुकसान पहुँचाया है बहुत से लोगों को। तो जिनको नुकसान पहुँचाया है उसमें ये इस तरह के लोग हैं। तो जिनको नुकसान पहुँचाया ऑब्वियसली वो नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं ये मूवी प्रोपेगेंडा है ना? क्योंकि इनको मिर्ची लगी है। सीधे-सीधे आप आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आज अपोज़िशन में बैठी हैं। उसके बड़े-बड़े नेता बोल रहे हैं कि ये पैसा देके बनवाई गई है। मोदी जी ने पैसे दिए हैं, योगी जी ने पैसे दिए हैं, तब जाके बनी है। ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जिन नेताओं ने बड़े-बड़े काम किए हैं, श्री राम मंदिर बनाने का बड़े-बड़े और काम किए हैं, देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। उन्हें फ्री हैंड दिया है हमारे सुरक्षा बलों को और इंटेलिजेंस के लोगों को। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है पैसा देके मूवी बनवाने की और इन्हें प्रचार की आवश्यकता है ही नहीं। तो आप समझिए, एक न्यूट्रल वे में समझिए, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, न्यूट्रल वे में बता रहा हूँ और आप भी उसी सेंस में समझिए। तो ये हुई हमारे जो इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग हैं या पहुँच वाले लोग हैं उनकी बात। तो अब जाते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर। अब जो है इसके बाद जो एक आप ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट कैटेगरी है विदेशी ताकतों की। तो विदेशी ताकतों का रोल देखा है हमने दोनों मूवीज़ में, पाकिस्तान का पर्टिकुलरली। पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैं, आर्मी के लोग हैं, आईएसआई वाले हैं, वो किस तरह से एक्टिव हैं। ये कोई किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज़्म फैलाता आया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाता आया है इंडिया में और पीओके में। और पीओके के अलावा बचा हुआ जो जम्मू एंड कश्मीर है हमारे पास, उसमें और क्या-क्या होता है सबको पता है। इसके अलावा बांग्लादेश से भी खतरा है भारत को, चीन से भी है। यूएस की सीआईए भी बहुत सारे गलत काम करती आई है इंडिया के अगेंस्ट में। तो विदेशी ताकतों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको डेफ़िनेटली मिर्ची लगी है, बुरा लगा है। पाकिस्तान के कभी आप न्यूज़ के डिबेट्स वगैरह देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि दोनों धुरंधर मूवीज़ के बारे में कितनी उल्टी-सीधी और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं वो लोग। बड़बोले हैं और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। हास्यास्पद भी है, हँसी भी आएगी आपको। मेकर्स को तो इग्नोर करना चाहिए इन बातों को और हँसी में टाल देना चाहिए। विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा रोल है ये भारत को अनस्टेबल करने में। तो नेचुरली एक ओपिनियन वाला साइड उनका है। और इनके बाद विदेशी ताकतों के बाद नंबर आता है टेररिस्ट का और क्रिमिनल्स का। तो इनको मिला-जुला एक जैसा समझें आप। तो टेररिस्ट तो बहुत दिखाए हैं मूवीज़ में और बेसिकली मूवी की थीम ही एंटी टेररिज़्म वाली है। तो टेररिस्ट किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनको पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता है यानी स्टेट का और किस तरह से आर्मी का सपोर्ट मिलता है, वो सब दिखाया गया है मूवीज़ में। तो आपने देखा है कि कैसे नेटवर्क फैला हुआ है और इतनी मुश्किल से हमारे सुरक्षा बल और जो इंटेलिजेंस नेटवर्क के लोग हैं और अननोन मैन हैं किस तरह से
निपटाते हैं टेररिस्ट को ओपनली और कोवर्टली दोनों तरह से। तो ये बहुत अच्छे से दोनों मूवीज़ में बताया है। तो ये जो भी टेररिस्ट से या टेररिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते आए हैं, उनको बुरा लगा है। तो वो उल्टे-सीधे गलत ओपिनियन दे रहे हैं। उनको मिर्ची लगी है तो वो उगल रहे हैं। मेकर्स ने क्या है कि स्प्रे कर दिया है पेस्टिसाइड या हेट का। तो ये कीड़े-मकोड़े क्या है कि बिलबिला रहे हैं। बहुत से खत्म हो गए हैं, बहुत से तड़प रहे हैं। एक नोटबंदी मूवी में दिखाई है, उसका कारण था ये टेररिस्ट और क्रिमिनल्स का नेटवर्क और अतीक अहमद का रोल भी आपने देखा है। तो ये जो इस तरह के जो लोग हैं, अगर इनको तकलीफ़ हुई है, इनके आकाओं को तकलीफ़ हुई है, राजनीतिक आकाओं को तकलीफ़ हुई है, तो ये उल्टा-सीधा तो बोलेंगे ही। और कुछ राजनीतिक दल इस तरह का आरोप लगाते आए हैं कि केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार है, उसने पैसा देके अपनी वाहवाही के लिए मूवी बनवा ली। तो इसका कोई सबूत नहीं है उनके पास, लेकिन ये आरोप लगाना है तो लगा रहे हैं। इनको पता है कि ये एक्सपोज़ हो चुके हैं ये लोग। इन किस तरह से ये क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को सपोर्ट और संरक्षण देते आए हैं, उनसे फंडिंग लेते आए हैं, अपने इलेक्शंस के लिए पार्टी का चंदा लेते आए हैं। ये सब एक्सपोज़ हो चुके हैं, गलत-सलत टाइप के जो नेता हैं और भी वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे टेररिस्ट का और पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स एटसेट्रा का किस तरह का नेक्सस होता है। ये बहुत ही अमेज़िंग शानदार तरीके से दोनों मूवीज़ में बताया हुआ है और किस तरह से इनसे बदला लिया जाता है, इनको सबक सिखाया जाता है ब्रूटली। ये बताती हैं मूवीज़, दमदार मूवीज़ हैं, अमेज़िंग। तो मतलब लेकिन फिर भी अब जिनको तकलीफ़ हुई है वो तो बोलेंगे ही, आज भी बोल रहे हैं कल भी बोलेंगे। तो एक मान के चलिए कि आपको हैंडल करना है इनको। और टेररिज़्म की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है ना, इस्लामिक जिहादियों का बहुत बड़ा रोल है। जो हो रहा है वो तो आपको बताना ही होगा, एक्नॉलेज करना होगा। तो जो जिहादी मेंटालिटी है उसको हाइलाइट किया है मूवी ने। वो ये छुपा नहीं है। जो टेररिस्ट हैं अलग-अलग तरह के इंक्लूडिंग जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है या उसके फादर का है और वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे टॉर्चर करते हैं या एडमिट करते हैं कि हमने बांग्लादेश में कैसे-कैसे एट्रोसिटीज़ की, रेप्स किए। तो ये सब क्या है कि ना क्लियरली पता चलता है कि इनकी मेंटालिटी क्या है। गजवा हिंद का सपना बताया है मूवी में, सर तन से जुदा है के बारे में बताया है। सर तन से जुदा का नारा किसी से छुपा नहीं है। ये करते हैं ये लोग रेडिकल्स जो हैं इस्लामिक जिहादी। तो मूवी बताती है वो बैड कैरेक्टर्स के माध्यम से और जो अच्छे हैं उनको अच्छा ही बोलते हैं बाकी लोग। अ, अच्छे मुसलमानों को अच्छा ही बोलते हैं, नो डाउट। मूवी मुसलमानों के अगेंस्ट में नहीं है, और जो जिहादी मेंटालिटी के हैं, जो भारत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, गैर मुसलमानों को काफ़िर बोलते हैं, उनके साथ गलत करना चाहते हैं, उनके बारे में है मूवी। तो उनको एक्सपोज़ करने का हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, है ना? तो लेकिन जिनको तकलीफ़ हुई है, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्टर्स को, पाक प्रेमी लोगों को, तो वो तो गलत-सलत बोलेंगे ही। एक ओपिनियन वो है हमारे देश में। तो ये 14 नंबर का ओपिनियन था क्रिमिनल्स और टेररिस्ट वाला। तो मूवी में बहुत अच्छे से बताया है कि हौसला, ईंधन, बदला कैसे इन सबको सबक सिखाता है और कैसे बलिदान देते हुए सटीक और शार्प तरीके से इनका बिगाड़ा जाता है। टेररिस्ट ने चैलेंज किया था ना कि बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो, तो बाद में सेकंड पार्ट में बिगाड़ा भी है। तो हैट्स ऑफ मूवी की पूरी टीम को, बहुत अच्छे से आपने दिखाया ये सब। तो इस ओपिनियन के बाद एक आखिरी कैटेगरी है फ़िल्म इंडस्ट्री की। आखिरी पर बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें बॉलीवुड भी है, ओरिजिनल सिनेमा भी है। तो बॉलीवुड सबको पता है कि कैसे-कैसे वन साइडेड नैरेटिव सेट करता रहा है। दशकों से दिखाता रहा है कि अ, हिंदू या गैर मुसलमान खराब होते हैं, जो मुसलमान है वो ईमान का पक्का होता है, हमेशा अच्छा कैरेक्टर होता है। तिलक वाला है तो वो क्राइम ही करेगा या मैनिपुलेशन करेगा। आपको दिखाया गया है कि जो उर्दू है, बहुत अच्छी ज़बान है, भाषा है और संस्कृत या इंडियन कल्चर को डाउन किया गया, पीछे किया गया।
और उर्दू बहुत हावी रही है क्रिएटिविटी में। इस तरह से बॉलीवुड ने दिखाया है। जो कैरेक्टर्स हैं वो उनमें आपको बायस दिखेगा। 786 को हाइलाइट किया था मूवीज़ में। उसके अतिरिक्त आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी माफिया से प्रेरित, और माफिया को और डॉन्स को ग्लोरीफाई करने वाली मूवीज़ बनी हैं हमारे यहाँ। तो ये बॉलीवुड बेसिकली क्या है, उर्दू वुड रहा है। उर्दू हावी रही है, इस्लाम हावी रहा है, और ये माफिया डॉन्स और उनकी गैंग्स का नैरेटिव हावी रहा है। तो क्या है कि ना, बेसिकली फंडिंग भी रही है बहुत सारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को माफिया के द्वारा। उनके हिसाब से, उनके डायरेक्शंस से मूवीज़ बनती रही हैं। रिसेंटली 2014 तक, मोदी सरकार आने तक ये बहुत ज़्यादा होता रहा है। धीरे-धीरे इसको कंट्रोल किया गया है। आज काफ़ी कुछ ठीक हो चुका है सब कुछ। तो क्या है कि जिनको तकलीफ़ हुई है वो तो बोलेंगे ही उल्टा-सीधा, जो ये बॉलीवुड वाले हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में स्पाइज़ को गलत तरीके से दिखाया गया है। तो स्पाइज़ की मूवीज़ बहुत इंटेंस और सीरियस होनी चाहिए, और इनमें नाच-गाना दिखाया जाता है। आईएसआई और रॉ के एजेंट्स के बीच में रोमांस दिखाया जाता है। कभी भी नाचने-गाने लगते हैं, वो लोग प्यार जताने लगते हैं, और कभी भी फेक नैरेटिव पेश किया जाता है ना? आपको स्पाई जो है एकदम साफ-सुथरा, डिसेंट क्लीन क्लॉथ वाला दिखेगा, अच्छे मस्त एकदम डैशिंग लुक में दिखेगा, हेयर कट में, अच्छे हेयर कट में दिखेगा, वो सब। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने हमज़ा को देखा है, डायमेट्रिकली अपोज़िट है स्पाई। तो स्पाई यूनिवर्स टोटली पूरी तरह से एक्सपोज़ हो चुका है। अब उसके ख़त्म होने का समय आ गया है, टोटली भंग हो चुका है। तो ये जो जॉनर है बेसिकली ख़त्म हो गया है बॉलीवुड का। और 2 तरह के जॉनर ख़त्म हुए हैं, एक तो ये स्पाई यूनिवर्स वाला, और दूसरा ये जो फ़र्ज़ी मूवीज़ आई हैं ग्लोरीफ़ाई करने वाली टेररिस्ट लोगों को। आपको याद है 26/11 के बाद शाहरुख खान ने स्टेज से सपोर्ट किया था पाकिस्तान का, और कहा था कि खेल या क्रिकेट क्यों बंद होना चाहिए। ये सब होने के बाद कुछ दिनों बाद ही हुआ था ये, 26/11 के बाद। ऐसे हमारे नेताओं ने भी सपोर्ट किया, बहुत से ने, जो उस समय के जो रूलिंग वाले थे। तो बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस का भी नेक्सस रहा है। बॉलीवुड एक्सपोज़ हो चुका है बेसिकली, मोस्टली जो है वन साइडेड नैरेटिव वाला, या उर्दू वुड वाला, वो एक्सपोज़ हो चुका है। तो अब क्या है कि प्रो सनातनी, प्रो ह्यूमैनिटी, इस तरह की मूवीज़ आएँगी अब। एक समय रहा है धुरंधर से पहले वाला और धुरंधर के बाद वाला, इस तरह से ये बात करेंगे लोग अब। एक नए युग का आरंभ हुआ है अब। तो जिनको तकलीफ़ हुई है वो बॉलीवुड वाले तो बोलेंगे ही। फेक नैरेटिव, इस्लामिक नैरेटिव, या जो हिंदुओं को गलत बोलना, उनको डाउन करना, उन्हें शर्मिंदा करना मूवीज़ के माध्यम से, वो सब बंद हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे बहुत से लोग मुँह फुला के घूमते रहते हैं। यदि आप गाना बजा दें धुरंधर का, शरारत या ओए ओए या कोई और, हवा हवा एटसेट्रा, तो वो मुँह उतर जाता है बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों का, चुप रहते हैं। बहुत से लोगों ने ओपिनियंस नहीं दिए हैं। आपने उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हमने मूवी देखी ही नहीं है। बन रहे हैं लोग, बेसिकली एक्टिंग कर रहे हैं। है ना? आप समझिए उनके डबल स्टैंडर्ड को समझिए। बाकी उनका ओपिनियन है, जो वो देना चाहें दें। ये थी 15 कैटेगरीज़। तो आप बताइए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं या आती हैं? बेसिकली ये जो दोनों मूवीज़ हैं, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला चुकी हैं, सिनेमा के लिए भी, समाज के लिए भी, और देश के लिए भी। जो हमारे इंटेलिजेंस और डिफेंस के लोग हैं, उनके लिए भी, मतलब उन्हें पहली बार इतना ऑनर किया गया है, इस इतने हाई लेवल पे, इतने अच्छे तरीके से और इतने रियलिस्टिक तरीके से। तो बहुत से लोग एक्सपोज़ हुए हैं। देश के बाहरी और अंदरूनी जो दुश्मन हैं, वो एक्सपोज़ हुए हैं इन दोनों मूवीज़ के माध्यम से। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बोल्ड स्टेप है ये बेसिकली डायरेक्टर के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आशा करनी चाहिए कि और इस तरह की अच्छी रियलिस्टिक, बोल्ड और ऑनेस्ट मूवीज़ आएँगी, और लोग मिसगाइड नहीं होंगे, बल्कि गाइड होंगे सही डायरेक्शन की तरफ। और ये 15 कैटेगरीज़ हैं बेसिकली। आपके मन में यदि कोई और बात है, कोई कोई नई कैटेगरी के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइएगा।
अच्छे बुरे दोनों तरह के ओपिनियंस मैंने बताए हैं आपको। आप अपने अंदर झाँकिए, अपने ज़मीर से बात कीजिए, समझिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप किस ओर झुकाव रखना चाहते हैं या चाहती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरैक्ट करते हुए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। एंड टेक केयर। दिस इज़ पंकज साइनिंग ऑफ। बाय बाय। धुरंधर, धुरंधर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाय बाय।